बच्चों एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए आज हम जो चैप्टर करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि करंट आप किसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जो फ्लो होता है चार्ज का एक पर्टिकुलर एक एरिया से, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको आप क्या बोल देते हो? इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हो। ऑल ओवर मूविंग ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से। कोई एरिया तो आप लोगे और एक आप टाइम कैलकुलेट करोगे, तो आप उसको क्या बोल देते हो? आप उसको क्या बोलते हो? करंट। ठीक है ना? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब जानते हैं कि जो चार्ज होता है, जो क्यू होता है, उसकी यूनिट होती है कुलम्ब्स। बच्चों क्या बोलते हैं आप उसको? कुलम्ब। तो एक कुलम्ब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कितने होते हैं। मतलब अगर ये कह रहे हैं भाई यहाँ से एक कुलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो हुआ, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से गए? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो होते हैं। ठीक है, कितने? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 6 तो याद रखोगे, ये तो याद रखो, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कुलम्ब में होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्शन होती है बच्चों, चार्ज मतलब कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, जो कन्वेंशनल मतलब जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ किसकी? करंट की, वो होती है, करंट फ्लो होता है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव से किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ये करंट जो होता है बच्चों, उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन मानी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट है उसको मेजर किस चीज से किया जाता है। तो बच्चों जैसे आप ये लगा रखा है ना, तो इसको बोलते हो आप एमीटर। एमीटर तब भी बैटरी मतलब तब आप मेजर करते हो कि कितना करंट यहाँ पे फ्लो हुआ है, तो उसको आप किस चीज में मतलब कनेक्ट कर देते हो, तो वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और आप इसमें से करंट और ये सारी चीजें आप मेजर करोगे। एक होता है गैल्वेनोमीटर बच्चों। एमीटर जो बड़ा करंट होता है ना, ज्यादा अमाउंट का जो करंट होता है, देखो ये सारी एमीटर के लिए लिखी हुई है, तो ये सब कुछ लिखा है कि भाई सीरीज में होता है, ऐसे मेजर किया जाता है। तो वहां पे बड़ा करंट मेजर किया जाता है किसमें? एमीटर में। अगर बिल्कुल छोटा मोटा जो करंट होता है उसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है बच्चों। किसका यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, अब आप करंट की तब बात कर रहे हैं। करंट क्या होता है? अभी मैंने बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज विद किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो Q बाई टी को आप क्या बोल देते हैं? इसको आप बोल देते हैं करंट। और अगर आप ये देखें तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? जैसे कुलम पर सेकेंड, ये हो जाएगी, टाइम की सेकेंड है, Q की क्या है? कुलम है, तो कुलम पर सेकेंड, इसको आप एम्पियर बोल देते हो, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। क्या बोल देते हो? एम्पियर आप इसको बोल देते हो। ठीक है, तो Q बाई टी, और ये पर्टिकुलर जो मैंने बोल दिया कुलम में इलेक्ट्रॉन बता दिए, और समय तो आपको पता ही है क्या है। माइक्रो एम्पियर में ऐसे, मिली एम्पियर में बोला जाए तो 10 की पावर -3, और माइक्रो में बोला जाए तो 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, फिर जैसे अगर आप न्यूमेरिकल, जो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सारी की सारी आज हो जाएंगी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो भी क्या होगा साथ में जो टॉपिक दे रखे होंगे एनसीईआरटी के आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है ना? आप देखो करंट जो है यहाँ पे 0.5 एम्पियर है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे इतना करंट वो ड्रॉ कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको चार्ज यहाँ पे पता करना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, टाइम आपको बता दिया है कितना, यहाँ पे 10 मिनट दे रखी है, आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड आ जाएंगी। और आपके पास और क्या है यहाँ पे? एम्पियर करंट है ना, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्यू निकालना है, और आपके पास आई है 0.5, इसको यहाँ ले आओ क्योंकि आपको ये निकालना है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 6, या तो इस मतलब आप जानते हैं क्या करना है, आपको आई निकालना है, क्यू बाई टी, क्यू को यहीं रखो, टी यहाँ आ जाएगा, मतलब आई इंटू टी। आई की वैल्यू पता है, टी पता है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है,
फिर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क डन किया जाए एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज जो पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है उसको इनफाइनाइट पोजीशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना, इसको आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हो। ठीक है, क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से मैंने लिखा, वर्क किया जाए एक चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना, तो उसको आप पोटेंशियल बोल देते हो। वर्क डन किया है किस चीज को, एक चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट पोजीशन पे लेके आना। वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, चार्ज की होती है कुलम्स, तो जूल पर कुलम, इसको वोल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इनफाइनाइट पोजीशन मतलब ये नहीं है कि भाई, इनफाइनाइट का मतलब हो जाता है कि भाई हमसे काफी डिस्टेंस में है, काफी दूर है, जैसे भाई हमारा घर हो गया और जहां से बिजली आ रही है, ठीक है, वो इनफाइनाइट पोजीशन अपने लिए मानी जाएगी। एक क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक दोनों फाइनाइट पोजीशन होती है, दोनों पॉइंट का आपको पता है, जैसे बैटरी में ही जो चार्ज है मूव हो रहा है, आपको जिस पॉइंट से चल रही है और जहां पे पहुंच रही है, दोनों पॉइंट्स का पता है। तो एक चार्ज को उसको मूव कराने के लिए वर्क करना, एक फाइनाइट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने के लिए, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हो। ठीक है, तो 1 वोल्ट आप बता सकते हो। इसको मेजर करने के लिए बच्चों क्या है, वोल्ट, जैसे ये अभी मैंने बता ही दिया, वोल्ट यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। ये भी अभी एक वोल्ट किसको बोला गया, ये चीज समझ में आ गई है। फिर अभी हम क्या कह रहे हैं कि इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, और वोल्ट मीटर को किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाएगा। एमीटर सीरीज में था और ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। कौन, वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे भी देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है, कितना वर्क किया जाएगा, ये कितना चार्ज दे दिया है, 2 कूलम दे दिया है, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया है 12 वोल्ट का। आपको वर्क बताना है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क आपको बताना है ना, तो Q को इधर ले जाओ, तो V इंटू में Q, V कितना है अपने पास, V कितना है 12, 12 इंटू में 2, तो 24 जूल। समझ गए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि वोल्ट मीटर का जो आगे अभी बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मीटर में कम होता है। बात समझ में आ गई ना। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो सर्किट होते हैं उसके दो तरीके के टाइप होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन वो होता है जिसमें करंट पास नहीं होता है, ओपन सर्किट है क्लोज जिसमें से करंट पास होगा, वो क्लोज सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरे सिंबल दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बैटरी जो है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो ना इस चीज को, तो ठीक है, ये सेल है तो बहुत सारी सेल कंबाइन हो जाती हैं तो वो बैटरी हो जाती हैं। अगर जो स्विच ओपन है, जैसे मैंने अभी ओपन सर्किट बोला, तो वो ऐसे होगा। क्लोज जो हो जाएगा उसमें आपको ऐसे दिखाई देगा। और जो वायर ज्वाइंट की जाती है, वायर ज्वाइनिंग आपने देखी है ना, वो ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है, और क्रॉसिंग तब होती है, मतलब एक वायर से दूसरी ऊपर वायर होती है विदाउट एनी ज्वाइनिंग, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है। बल्ब का ये सिंबल होता है। रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाएगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोला जाता है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोला जाता है। और यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस के उसमें एक ऐसे एरो लगा दी जाती है, या फिर ऊपर ऐसे, मतलब कि आप रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया तो वो 5 ही ओम का रहेगा, नहीं, आप उसको 10, 12, 20, 25 जितना का रजिस्टर बनाना चाहते हो बना सकते हो, तो उसको आप रियोस्टेट बोलते हो। एमीटर की ये सिंबल होता है और ये वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ सीधी सीधी बात है, आप क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल मतलब जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एक कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, करंट के। और किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जैसे ही आप साइन हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट कह सकते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, आर। तो यही क्या बन जाता है, ओम्स लॉ की। और आर जो होता है बच्चों वो इंडिपेंडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू वी और आई के, ये ध्यान रखिएगा। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू करंट और किसके, वोल्टेज के।
तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर, ये ही ओम्स लॉ है और ये इंडिपेंडेंट होता है V और I के, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R की वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है पर करंट और वोल्टेज तो डिपेंड कर रहा है ना रेजिस्टेंस पे, ये चीज समझ में आ रही है ना कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है पर करंट और वोल्टेज डिपेंड कर रहे हैं रेजिस्टेंस पे, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो आई जो है वो घट जाता है, और रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा तो जो करंट है बच्चों वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ओम्स आप उसको बोलते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आर को आप ऐसे लिख सकते हैं वी बाय आई। ठीक है, तो एक वोल्ट और एक एम्पियर करंट हो उसी को एक ओम आप बोल देते हो। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की आप ये देखो कि भाई वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस जो है, ये अभी मैंने बता ही दिया आपको सारा कि रेजिस्टेंस जो होगा, आ जाओ एक मिनट, हाँ अब देखो जो रेजिस्टेंस होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, वही बात है बच्चों, एक रोड इतना सा है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़े लंबे रोड पे जाओगे तो उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम मिलेगी, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। उस तरीके से याद रखनी है, जितनी लंबी वायर होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो आप इतनी सी वायर में ट्रांसफर कर रहे हो चार्ज का, एक बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। ठीक है, इनको कंबाइन कर दो, आर इज इक्वल डायरेक्टली टू एल बाय ए आप लिख सकते हैं। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे रो आ जाता है, और रो को आप क्या बोलते हो बच्चों, रजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो जैसे एल्यूमिनियम है, वो सिल्वर है, वो गोल्ड है, मटेरियल पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली है लेंथ के, इनवर्सली है किसके बच्चों, एरिया के, और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे भी, उसको आप स्पेशली नाम दे देते हो रजिस्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है ना, अगर आप ये बोलो कि कंडक्टर के लिए जो रो होता है बच्चों वो लो होता है, रजिस्टिविटी काफी कम होगी कंडक्टर के लिए, देखो माइनस में है। फिर अगर आप जो इंसुलेटर्स हैं उनके लिए काफी हाई मिलेगी, इंसुलेटर के लिए हाई मिलेगी, और जो एलोइज हैं उनके लिए इंटरमीडिएट मिलेगी। ठीक है, एलोइज जो होंगी जैसे एलोय है वो बीच में मिलेगी, पर इनके लिए काफी हाई होती है, देखो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 तक। ठीक है, तो ये इनमें काफी ज्यादा हाई होती है और उनमें आपको कम मिलेगी। ठीक है, यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की, रो जिसको आप लिख रहे हो, ओम्स मीटर आप इसको बोलते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज भी काम की है, आपको याद रखनी है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों रजिस्टिविटी, कैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर घट जाएगा रेजिस्टेंस घट जाएगा और रजिस्टिविटी भी घट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक तो पैरेलल, ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। ठीक है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, v इज इक्वल टू आई आर वाले हैं सारे। ओके ओके, हाँ, पर आपको जैसे एरिया है ना बच्चों, उसके फॉर्मूले एक दो याद होने चाहिए, क्योंकि वही वो वायर दे रहे हैं, स्फेरिकल दे रहे हैं, तो उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। कई बार वो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत डाल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, ओके, हम यही पढ़ रहे हैं ना अपना कौन सा सीरीज वाला और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, जो साथ में ऐसे अटैच कर दी जाती है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख भी रही है ये वाली, इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, सीरीज वाला, और इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्क क्या होता है, जैसे बैटरी है, ये इसके बिल्कुल साथ में कनेक्टेड है, कोई पार्टीशन नहीं हो रखी है, तो अभी एमीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो ये इसके सीरीज में ही होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, और कैलकुलेट भी ऐसे ही किया जाता है, R1 R2 प्लस R3 ऐसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा। भाई अगर यहाँ एक है, ये दो है और ये तीन है, तो टोटल आप ऐसे ही कर दोगे 1 प्लस 2 प्लस में 3, मतलब 6 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है टोटल। ठीक है,
यहाँ पे करंट बच्चों सेम जाता है, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ आया, यहाँ इन सब में अगर यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट गया है तो इन सबको 3 एम्पियर का करंट मिलेगा, पर जो वोल्टेज है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो यहाँ पे अलग अलग मिलती है, वो सेम नहीं मिलती, करंट यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो बच्चों यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर वोल्टेज सेम रहती है। करंट देखो यहाँ से गया और यहाँ कुछ करंट गया, यहाँ कुछ करंट गया, यहाँ कुछ करंट गया, और वोल्टेज जो है वो यहाँ पे सेम जाएगी, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाला जाता है। अगर आप अपने हाउस होल्ड की बात करो तो सारी चीजें किस चीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में नहीं है। सीरीज की दिक्कत क्या है बच्चों, मान लो करंट जो है, एक तो सीरीज में ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई एक साथ मैंने अगर एक चीज बंद की है ना तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, बात समझ में आ रही है ना, सबकी सब बंद हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो, कर तो मैं पैरेलल वाले को भी सकती हूँ, मैं एक ही साथ बंद, मतलब यहाँ पे अगर मैंने स्विच लगा दिया सबका तो ये साथ सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। पर अगर एक हम कैसे लगा लेते हैं, एक का स्विच यहाँ मिलेगा, एक स्विच यहाँ मिलेगा, एक स्विच यहाँ मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज सबके पास सेम जाएगी, उस हिसाब से ये अपना करंट जो है वो अपना यूज कर लेंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से अपना करंट जो है वो यूज कर लेंगे वहां पे कि भाई कितना करंट किसको चाहिए। नहीं तो सीरीज वाले में क्या दिक्कत है बच्चों, अगर एक में ही बहुत ज्यादा मतलब जैसे डिफॉल्ट आ जाता है कई बार तो सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे एक ही बारी में, ऐसी पैरेलल में जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है बच्चों, यहाँ निकाला जाता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 बाय प्लस 1/R3 ऐसे रेजिस्टेंस। और सीरीज में कैसे था, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब आपको R1 ऐसे भाई रेजिस्टेंस निकालना आता है, ये लिखा हुआ है कि भाई सीरीज में तो ऐसे निकालोगे, तो आर की यहाँ पे वैल्यू भी तो पुट कर सकते हो, अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे V बाई आई, यहाँ पुट कर सकते हो ना, ये V बाई आई, इन सब की जगह पुट कर दो V बाई आई प्लस V बाई आई प्लस V बाई आई। अब यहाँ सीरीज में जो करंट होता है वो तो सेम ही होता है, करंट जो होगा सीरीज वाले में वो सेम ही तो जाता है बच्चों, यहाँ करंट सेम रहता है। तो आपसे कई बार जो पोटेंशियल है वो वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है, करंट दे देते हैं और ये दोनों वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आपको सिर्फ वो जो फॉर्मूला है वो लगाना आना चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो हो सकती है ना, सेम आप यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और 1/R1 दे रखा हो, ये भी ध्यान रखना कि R1 दे रखा है कि 1/R1 दे रखा है, अगर 1/R1 3 दे रखा है तो 3 ही पुट करोगे, तो उसको 1/3 नहीं पुट कर दोगे, R1 दे रखा है तो यहाँ पे 3 पुट करना, ठीक है। एक चीज और बताते हैं कि अगर सीरीज में आपको दे रखा है भाई R1 R2 और R3, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। जो बड़ा रेजिस्टेंस है ना उससे भी बड़ा आंसर आएगा, पर पैरेलल वाले में क्या होता है, जो सबसे छोटा होगा ना, मान लीजिए एक 1 है, 2 है, 3 है, तो अगर यही आप पैरेलल वाले में निकाल के आओगे तो जो छोटा है उससे भी आंसर छोटा आएगा रेजिस्टेंस का, मतलब वहां रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी हम हाउस होल्ड में लगाते हैं कि रेजिस्टेंस कम रहे, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई ना बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो हमने बोला अभी कि जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, चलो एक बार मैं सेपरेटली बात बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये अभी मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ये वाली, ठीक है, ये अभी पढ़ा है ना यही सारा, ये आपसे पूछ ली जाती है कि भाई किसमें वोल्टेज सेम रहती है, किसमें करंट सेम रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर कभी आप ये सोचो कि भाई क्या था। और ये न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं वो आपको प्रॉपर करने हैं, सेम ऐसे ही मिलेंगे सारे कि भाई यहाँ पे इतना ओम का है और इतनी वोल्टेज है, तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्ट दे दी, तो करंट निकलवा लिया जाएगा, तो ऐसे ऐसे निकालने आने चाहिए आपको, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम आता है कि सीरीज में कम आता है, अभी अभी मैंने बताया तो किस में आता है, पैरेलल वाले में कम आता है, मैंने कहा ना छोटे वाले से भी छोटा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ की भी मैंने आपको बताई दी है। फिर जो नेक्स्ट अपना पोर्शन आ जाता है बच्चों, अरे चलो, पावर वाला, पावर आया नहीं क्या, हीटिंग पहले दे दिया,
चलो हम पढ़ ही लेते हैं, जो भी है साथ में ही आएंगे। पावर वाला नीचे मिलेगा शायद। चलो भाई, ये रहा पावर वाला। अब देखो, जो अपना वर्क डन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं वो पढ़ रहे हैं। कि क्या बोला जाता है कि जो वर्क डन किया जाता है पर टाइम में, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे वर्क डन किया जाता है पर यूनिट टाइम में, उसी को आप इलेक्ट्रिक पावर बोलते हो। तो पावर हो जाती है वर्क डन बाय में क्या हो जाता है बच्चों, टाइम, या फिर वर्क को ही आप एनर्जी बोल सकते हो, बाय में टाइम हो जाएगा। वर्क होता है जूल, एनर्जी भी जूल होती है, बाय में आप सेकंड, जूल पर सेकंड को आप क्या बोल देते हो, वॉट बोल देते हो। जूल पर सेकंड को क्या बोल देते हो, वॉट बोल देते हो, WATT, वॉट। वो वोल्ट था, ये वॉट है, ठीक है। और कैसे कैसे आप लिख सकते हो पावर को, यहाँ पे क्या लिखना था हमें कि पावर W/T होता है। और आप वर्क को क्या लिख सकते हो बच्चों, आपने ये निकाला था कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय में Q, यही लिखा था। अब यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, V इंटू में Q हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो पावर इज इक्वल टू V इंटू में Q बाय में T, यही हो गया। तो अब देखो, ये मैंने V लिखा है ना, हाँ V, ठीक है। Q/T क्या होता है बच्चों, Q/T, V इंटू में Q/T क्या होता है, I, तो V इंटू में I भी क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब V और I दे रखा हो ना, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखने हैं, आपको पता होनी चाहिए कि पावर होता है, पावर एक तो होता है वर्क डन बाय टाइम, एक पावर होता है V इंटू में I, ठीक है। और अगर आप और निकालना चाहें वैल्यू, मतलब इधर उधर रख के देखेंगे तो आई स्क्वायर, पावर आई स्क्वायर आर भी होता है, पाई, क्या बोल रही हूँ मैं, पावर होता है आई स्क्वायर इंटू में आर, ये भी पावर होता है, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो आप, वी स्क्वायर पावर, मतलब आई की और आर की वैल्यू डिस्प्लेस कर सकते हो आप यहाँ पे, वी स्क्वायर बाय आर, ये भी पावर होता है, ये पावर है, ये वाला भी है, W/Q भी है, V इंटू में I भी है, ये सब पावर के फॉर्मूले होते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होती है बच्चों एनर्जी की, उसको आप क्या बोलते हो, किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर आप बोलते हो किसकी यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, वो, क्योंकि ये मैं आपको स्पेशली पढ़ाऊंगी, तब मैं वर्क, एनर्जी और पावर वाला जो है वो पढ़ेंगे तब, ठीक है। पर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे लिखा 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है ना। तो ये कमर्शियल यूनिट होती है अपनी, जैसे घरों में हम जो बिजली यूज करते हैं, तो किलोवाट आवर में वो चीज होती है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है बच्चों, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे आपने देखा है ना कि जो प्रेस है या अवन है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, हीट जैसे वहां पे जनरेट होता है। जितना भी आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हो ना, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस दोगे और जितने समय के लिए दोगे, उतनी ज्यादा हीटिंग क्रिएट होती है। तो यही तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप इसको बोलते हो, ठीक है। अभी ऊपर ही था ना ये वाला, है ना, ये रहा, है ना। तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, हीट जो होती है डायरेक्टली होती है करंट के स्क्वायर के आर इंटू में टी, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो हीटिंग के लिए। और हीट एक तरीके से और लिखी जाती है बच्चों, एक तो ऐसे लिखी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक लिख सकते हो H इज इक्वल टू पावर, पावर है ये, इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, ऐसे भी H लिखा जाता है। H लिखा जाता है एक VIT से भी, और एक H लिखा जाता है, एक मिनट, V स्क्वायर आर इंटू में टी से। ये सारे इसी फॉर्मूले से मैंने V इज इक्वल टू आई आर सिर्फ यही यूज किया। बच्चों हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है बच्चों, मतलब आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस के बारे में हम बहुत बोलते हैं। देखो क्या है कि जो फोर्स एक्सर्ट होती है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में एक फोर्स जरूर लग रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगना, जैसे कि अब अर्थ है और आप बैठे हुए हैं, तो वो एक ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। आप बैठे हैं, आपके पास कोई और बैठा होगा, आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब कोई भी दो बॉडी, वहां पे एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। तो ग्रेविटी किसको बोलते हो बच्चों आप, ग्रेविटी होता है कि आप एक तो
कोई भी एक मास रहेगा, सिंपल कोई एक मास रहेगा, पर दूसरी जो बॉडी होगी वो अर्थ ही होगी, तो उसको आप क्या बोल देते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। फिर क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पेन कहाँ है मेरा, एक मिनट। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मास की, एक m1 मास होगा, एक m2 मास होगा, मैंने क्योंकि कहा ना ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडी के बीच में होगा, ठीक है। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, नेग्लेक्ट होगा ना। अब आप अर्थ को कितना ही इफेक्ट डाल रहे हो, ठीक है ना, या आपके पास कोई बैठा है तो आप उसको कितना इफेक्ट डाल रहे हो, तो वो वाली बात हम कर रहे हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली के साइन को तब आप हटाते हो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो यहाँ पे जी आ जाता है, जी इंटू m1 इंटू m2, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, उसकी एक वैल्यू है बच्चों, इसको आप क्या लिखते हो, 6.6 इंटू में 10 की पावर -11, यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स ए स्क्वायर में, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे आप ये याद रखनी है, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू आप यूज करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर का इनवर्स, इनवर्स है ये, ठीक है ना। फिर जो आपको बात पढ़नी है बड़े अच्छे से, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चे, फ्री फॉल बोलते हो, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है अभी। फ्री फॉल जो होता है, फ्री फॉल क्या होता है बच्चों आपके हिसाब से, कि आप मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, पर वहां पे आप एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करोगे, ठीक है। ग्रेविटी तो वो तो काउंट होगी, बस वहां पे आप एयर रेजिस्टेंस जो है उसको काउंट नहीं करोगे, तो उसको फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है। और यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि फ्री फॉल में आप रेजिस्टेंस तो काउंट कर ही नहीं रहे, तो जो भी चीज गिर रही है वो किसका इम्पैक्ट आ रहा है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का आ रहा है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जी से रिप्रेजेंट करते हो। और जो जी होता है बच्चों वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जो ग्रेविटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में। सब पे तो 9.8 या 10 मानते हो, तो इंडिपेंडेंट हुई ना भाई, चाहे मेरा अगर 60 किलो वजन है तो मेरे पे भी 9.8 लग रही है, किसी का 80 किलो वजन है तो उस पर भी 9.8 लग रही है, तो जो 40 किलो का चाहे 2 किलो का उस पर भी 9.8 लग रही है, तो सब पे ये बराबर लगती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होती है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, जी को जी लिखा जाता है, ये कांस्टेंट तो रहेगा ही जी, पर यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ द अर्थ माना जाता है, हमारे मास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो आप जो हाइट लेते हो, जैसे ऊपर से हम गिर रहे हैं तो हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं बच्चों, और सेंटर टू सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर माना जाता है, रेडियस ऑफ द अर्थ और उसका स्क्वायर माना जाता है, ऐसे जी कैलकुलेट किया जाता है, जो इंडिपेंडेंट होता है मास के, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब आपको पता है ना, जैसे जैसे आप क्या है, मान लीजिए आप पहाड़ पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो जी की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। पता होनी चाहिए आपको ये बातें, कि हाइट इंक्रीज और जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब ये जो आपने पढ़ी होंगी मोशन में, ये तीन इक्वेशन पढ़ी होंगी, क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे अब एक्सेलरेशन जो आप वैसे वेलोसिटी और उसका मानते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे मानना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएगा, एक ही जगह पे जी कर देना है, बस एक ही जगह पे जी कर देना, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी है ये। और फिर एक क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यहाँ पे एक ही जगह जी आ जाएगा। एक क्या होती है, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है। यहाँ पे जी की वैल्यू मानी जाएगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ एस की जगह पे बच्चों एच माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप हाइट की बात करोगे, ठीक है, जो डिस्टेंस अर्थ का और अपना जो होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो हाइट मानी जाएगी। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, अगर मोशन कैसा है, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो पॉजिटिव है, पर नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है तो वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर कुछ फेंक रहे हो तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है।
बात समझ के फिर बात आती है बच्चों मास और वेट की। आपको पता है ना मास की अगर आप बात करते हो, ये बच्चों न्यूमेरिकल तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है? न्यूमेरिकल तो आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। हम क्या बात कर रहे थे अभी मास और वेट की। तो मास तो एक नॉर्मल एक क्वांटिटी है जहाँ पे ग्रेविटी और इसका कोई वो नहीं है, जितना मैटर हमारी बॉडी में उसको मास बोल देते हो। पर वेट जो होता है बच्चों, वेट को आप लिखते हो मास इंटू में जी, ठीक है? मास इंटू में जी आप उसको लिखते हो, मतलब मास जो मैटर होगा और जो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट की जो यूनिट होती है बच्चों वो न्यूटन होती है। अब फोर्स मतलब जो अर्थ है वो हमें खींच रही है। अब यहाँ पे हाइट का भी चेंज होता है और यहाँ पे जीरो वेट आप तब मान सकते हो तब ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है? वेटलेस वाली जो कंडीशन हो जाती है वो यहाँ पे आ जाएगी। मास कभी भी जीरो नहीं होता। ऐसा यूनिट ऑफ मास जो कि आप केजी बोलते हो, पर वेट की क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है? अगर आप बात करते हो मून की, तो वहां पे मून का है जो अपना अर्थ होती है, वेट ऑफ मतलब यहाँ पे जो हमारा वेट है अर्थ पे डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? ये हमारा वेट हो जाएगा मून पे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, ठीक है? फिर बात आप पढ़ते हो बच्चों थ्रस्ट की। किस चीज की? थ्रस्ट की आपको पढ़नी है। थ्रस्ट क्या है बच्चों? जो फोर्स एक्सर्टेड एक ऑब्जेक्ट पे, फोर्स आप लगा रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट पे, परपेंडिकुलर होगी वो सरफेस पे। मान लीजिए ये सरफेस है और मैंने उसकी यहाँ धक्का मारा है, तो ये थ्रस्ट कहलाता है। प्रेशर क्या है बच्चों? वो भी परपेंडिकुलर है, पर वहां पे आप ऑब्जेक्ट का यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हो, भाई मैंने कितने यूनिट एरिया पे वो लगाई है। थ्रस्ट में ऐसा नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट है। पर प्रेशर वो फोर्स तो परपेंडिकुलर लगाई गई है, पर वहां पे पर यूनिट एरिया उसको आप क्या बोल देते हो? प्रेशर बोल देते हो। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आप लिख सकते हो प्रेशर है थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट बाय एरिया को ही आप क्या बोल देते हो? प्रेशर। यूनिट क्या हो जाएगी? थ्रस्ट की है, क्योंकि फोर्स लग रही है, फोर्स की है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही आप क्या बोल देते हो बच्चों? पास्कल बोल देते हो, ठीक है? क्या बोल देते हो? पास्कल। प्रेशर की पास्कल ही तो है ना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे थ्रस्ट और प्रेशर की क्या मतलब यूजेस हैं। जैसे अगर एक तो मैं आपको यूं कहूँ कि भाई आपको ना जो मिट्टी है, जैसे डेजर्ट में आपको चलना है और हील पहन के चला दूं मैं, ठीक है? एरिया आपके पास क्या है? जैसे आपके पास क्या आया कि प्रेशर है एरिया के इनवर्स, क्योंकि ऊपर थ्रस्ट है नीचे एरिया है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब वो हील है आपके सरफेस के कांटेक्ट में, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया आया तो प्रेशर आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो कैमल होता है बच्चों, उसके पैर आप देखो चौड़े चौड़े, एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर उसको कम लगाना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी चढ़ जाता है। अब जो आप कील ठोकते हो तो वो बिल्कुल नुकीले वाले एरिया से डालते हो, तो एरिया कम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। पर आप एरिया उसका बहुत ज्यादा लगाते हो तो उस कील को मारते ही रहते तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो अपने बैग होते हैं उसकी भी जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, ताकि क्या हो जाए, जो प्रेशर लगे वो कम लगे। चक्कू भी जो होता है पॉइंटेड वो होता है, ठीक है? क्योंकि हमें उसको काटना है ना, हमें काटना है किसी चीज को, तो एरिया कम और प्रेशर वहां पे क्या लगेगा? फिर ज्यादा लगेगा। फिर हम फ्लूइड में प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। फ्लूइड में किस चीज की बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं। उसमें जो सबसे मेन चीज है बच्चों, जिसको आप बायोन्सी बोलते हो, कि एक अपथ्रस्ट जो फोर्स लगती है, एक लिक्विड जो लगाता है। मान लीजिए आप पानी में गए, तो आप जितने कांटेक्ट में हो, जितना सरफेस एरिया आपके कांटेक्ट में है, तो आपके नीचे जितना फ्लूइड होगा वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो फ्लूइड आपके ऊपर एक थर्स्ट फोर्स लगाएगा, जिसको आप बायोन्सी कहते हो, ठीक है? अब कोई चीज सिंक होगी या फ्लोट होगी, बायोन्सी फोर्स अगर ज्यादा है, बायोन्सी फोर्स ज्यादा है अगर आपके वेट से, तो आप क्या करोगे? वहां पे फ्लोट करोगे। और अगर आपका वेट ज्यादा है कंपैरिजन टू बायोन्सी, तो आप डूब जाओगे, ठीक है? तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है? फिर हम बात कर रहे हैं कि डेंसिटी जो है सब्सटेंस की, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी कम है पानी से तो वो फ्लोट करेगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो वो डूब जाएगा, अगर इक्वल है तो जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। मैंने कहा कि किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो डूब जाएगा, बराबर है तो जहां छोड़ोगे वहां रह जाएगा, कम है तो तैर जाएगा। तो यही हम डेंसिटी के हिसाब से बात करते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बाय में डेंसिटी ऑफ द वाटर